खुदा के लिए बस कर दे, मुझ में और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। वो इसके आगे हाथ जोड़कर रो पड़ी, लेकिन वो मजीद इसे मारे जा रहा था। इसका हाथ नहीं रुक रहा था, ना ही थक रहा था। तुम्हें क्या लगा यहाँ आकर तुम ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे? हरगिज भी नहीं। मैं तुम्हारा सारा सुकून बर्बाद करके रख दूंगा। इसका हाथ एक बार फिर से चलने लगा। मेहरमा के जिस्म पर जख्म बढ़ते ही जा रहे थे। जब वो बर्दाश्त न कर पाई तो नढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। हाशर का हाथ और ज्यादा तेजी से चलने लगा। वो अपने हाथ में थामे बेल्ट से इसे मारे जा रहा था। ये देखे बिना कि इस नाजुक लड़की के ऊपर क्या गुजर रही है, इसे तो बस अपनी नफरत से मतलब था। और हर रोज वो इसे मारकर यूं ही अपनी भड़ास निकालता था। जब वो इसे मार मार कर थक गया तो उठकर बाहर आ गया। बाहर सन्नाटा छाया था। सब लोग अपने अपने घरों में जाकर सो चुके थे। वो लान में आकर बैठ गया। इसके दिमाग में एक जंग छिड़ी थी। वो अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। बार बार इसका दिल करता था एक बार जाकर मेहरमा को देख ले, कहीं इसे कुछ हो ना गया हो। लेकिन फिर वो अपने आप को डपट देखता, कोई जरूरत नहीं। इस दुश्मन के लिए हमदर्दी पालने की, मरती है तो मरती रहे, इसी काबिल है। और फिर इसके दिमाग में इसकी दादी की आवाज गूंजने लगी, वो दुश्मन की बेटी है, मत भूलना। इसने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया था। अपनी माँ की एक एक अजियत का बदला तुम्हें इससे लेना ही होगा। इस पर तरस खाने लगो तो अपनी माँ का चेहरा याद कर लेना। और अभी भी हाशर की आंखों के सामने इसकी माँ का चेहरा एकदम से आया तो वो सब कुछ भूल भाल कर दोबारा से तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां मेहर माँ दुल्हन के लिबास में बीच फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। इसके मुंह से खून की एक लकीर निकलकर फर्श पर बिछे गिरे कारपेट को सुर्ख किए जा रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, बाजू से पकड़कर इसे सीधा किया और इंतहाई बेदर्दी से कन्नों से टकाया। इसका दुपट्टा खींचकर इसके सर से अलग किया। मेहरमा जो अधमोई सी पड़ी थी, इस अचानक हमले पर चिल्ला कर रह गई। इसकी चीखें हवेली के दरो दीवार से टकरा रही थी और हवेली वालों के कानों में एक नगमा बनकर इन्हें सुकून पहुंचा रही थी। वो इतने बेहिस हो चुके थे कि एक बेगुनाह लड़की की चीखें इन्हें पुरस्कून कर रही थी। उठो फौरन से तुम और निकलो मेरे कमरे से बाहर। इसने हाथ पकड़कर धक्का देते हुए मेहरमा को कमरे से बाहर फेंका। ये देखे बिना के सामने ही सीढ़ियां बनी हैं। मेहरमा अपना आप संभाल ना पाई और एक एक करके सीढ़ियों से गिरती नीचे फर्श से जा टकराई। हाशर ने मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। कमरे में आकर नींद की गोलियां निकाल कर फांकी और पानी पीकर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो मेहरमा वैसे ही सीढ़ियों के कोने पे गिरी पड़ी थी। एकदम से इसे अपनी रात वाली हरकत याद आई। इसने रात को क्या किया था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता इसके पास आया। इसके माथे पे शदीद चोट आई हुई थी। पता नहीं कितने घंटों से इसका खून बह रहा था और वो बेहोश पड़ी थी। वो सारी दुश्मनी सब भूल जुल्म भूल गया था और चिल्ला चिल्लाकर मुलाजमा को बुलाने लगा। क्या हुआ है, इतनी सुबह सुबह क्यों तुमने शोर मचा रखा है? एक कमरे से इसकी दादी बेजारियत भरे अंदाज में कहती बाहर आई। जब उन्होंने सामने मेहर माँ को इस हालत में देखा तो एक स्थायिया मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। अरे तो इसके लिए क्यों चिल्ला रहा है? छोड़, इसे यहीं पड़े रहने दे। बहुत अच्छा किया तूने जो इसके साथ ऐसा सलूक किया। ये तो इससे भी बुरे सलूक की मुस्तहिक है। तेरी माँ की रूह को अब सुकून मिलना शुरू हो गया होगा। वो एक बार फिर से इसकी माँ का नाम लेकर इसे बहका रही थी और जुल्म पर अकसा रही थी। दादी, अगर ये मार गई तो हम बदला कैसे लेंगे? अभी तो इसका पहला दिन था। इसे हमेशा तकलीफ बर्दाश्त करनी है। इससे इसकी बात समझ आनी चाहिए कि हाशर खानजादा से शादी करने का मतलब क्या है। बहुत से ख्वाब देखे होंगे ना इसने, इन सब ख्वाबों को मैं अपने पांव तले रोंदूंगा। वकालत से कहते इसने मेहर को उठाकर तख्त पर रखा। मुलाजमा डॉक्टर को बुलाकर ले आई। डॉक्टर ने जब इसका मुआयना किया तो हैरत से हशर की तरफ देखा। आपने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया है। हाशर का दिमाग घूम गया। डॉक्टर की बात पर डॉक्टर, अपने काम से काम रखो। ये सीढ़ियों से गिरी है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। जल्दी से इसको होश में लाओ और कोई दुआ दो। हुक्म सुनाता वो वहीं बैठ गया। डॉक्टर इसके गुस्से और गजब से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए इसने जल्दी जल्दी मेहरमा की मरहम पट्टी करना शुरू कर दी और इसकी कुछ दवाइयां वगैरह लिखकर पर्ची ने पकड़ा कर फौरन से वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद हाशर इसे वापस अपने कमरे में ले आया। इसे बेड पर लेटाया था। इसने इसकी तरफ नफरत से देखते कहा, इतनी जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें हर पाल इतनी नफरत दिखाऊंगा, इसके बाद ही तुम्हारी मौत होगी। ये मेरा तुमसे वादा है। ये कहकर कमरा लॉक करके वो वहां से खेतों की तरफ चला गया। शाम को जब वापस आया तो देखा घर में मेहरमा की चीखें गूंज रही थी। तेजी से भागता वो अपने कमरे की तरफ आया। अंदर दादी मेहरमा को डांडे से मार रही थी। तेरे बाप ने हमारा घर उजाड़ दिया, मेरे हाशर से इसकी माँ और इसका बाप छीन लिया।
कितना जुल्म किया तुम लोगों ने, एक-एक चीज़ का बदला तुमसे लूँगी। अब मैं वो रोती हुई इसे मारते कह रही थी। हाशर तेज़ी से इनकी तरफ आया। दादी माँ, आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी इस मनहूस के लिए। आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हैं? चले मेरे पास आएँ। मेरे साथ नीचे चले। वो इन्हें पकड़कर नीचे ले आया। मैं हूं ना दादी जान, इसे सबक सिखाने को तो आप क्यों इतनी मेहनत करके ऊपर गई? आपको पता है ना आपके घुटनों में दर्द रहता है। अगर मैंने आपको खो दिया तो कैसे जीऊंगा? रोते हुए इसने दादी माँ का हाथ थाम लिया। मेहर माँ बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म को घसीटती उठी। अब तक वो दुल्हन वाले लिबास में ही मुलव्वस थी। कल इसका वलीमा हुआ था। दुनिया भर के सामने हाशर और इसकी दादी बहुत ही अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। लेकिन इनकी असल हकीकत से तो मेहरमा और हवेली के लोग अच्छे से वाकिफ थे। इसे इतना तो समझ आ गया कि हाशर ने इससे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की है। लेकिन इस सब में इसका कोई कसूर नहीं था। बचपन से वो यही सुनती आ रही थी कि इसके बाप ने इस खानदान के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन इसमें कितनी हकीकत थी वो इस बात को नहीं जानती थी, क्योंकि इसने अपने बाप को हमेशा बहुत ही नरम और हमदर्द पाया था। वो तो किसी चिंटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, तो एक जीते जागते घराने को कैसे बर्बाद कर सकते थे? इसने कभी भी लोगों की बातों पे भरोसा नहीं किया था। जो कुछ भी लोग कहते थे वो इन्हें नजरअंदाज कर देती थी। वो अपने बाप को एक हीरो के तौर पर देखती थी, लेकिन अब जब से रुखसत होकर इस हवेली में आई है तब से हर कोई इससे इतनी नफरत कर रहा था कि एक पल को इसे लगने लगा कि वाकई में इसके बाप ने ये सब किया होगा। वो अपने बाबा से सवाल करना चाहती थी, इनसे पूछना चाहती थी कि हकीकत क्या है। लेकिन इसे ऐसा कोई मौका मुयस्सर ही नहीं आया। जिस दिन इसकी शादी हुई इस दिन रात को ही हाशर ने इस पर इसकी औकात वाज़िया कर दी थी। पहली रात ही इसने इतना मारा था कि मेहरमा अपनी जगह से हलने के काबिल नहीं रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाशर इसे क्यों मार रहा है। अपने घर में तो कभी इसके माँ बाप ने मारना तो दूर की बात डांटना तक नहीं था। वो हाशिर की मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हाशिर बस अपने बेल्ट को हाथ में पकड़े इसे मारे जा रहा था। इसकी कमर पर बहुत से निशानात बनते जा रहे थे। जख्मों से चूर वो इसकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे मत मारो। इससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन इस बेरहम इंसान को इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया था। अगली सुबह हवेली वाले बहुत ही हकारत से इसे देख रहे थे। इसे खाने के लिए एक नवाला नहीं दिया गया। वो भूखे पेट पूरे दिन ऐसे ही रही। रात में एक पैर मुलाजमा आई और बची हुई रोटी इसके सामने हकारत से फेंकते हुए कहा, खा लो। इसे इस वक्त मेहरमा को अपना आप एक कुत्ते से भी याद गुजरा लगा था। इस दिन वो खूब रोई थी। अगले दिन इसके घर वाले जब रस्म के मुताबिक नाश्ता लेकर आए तो इसकी हालत देखकर दंग रह गए। इसके अब्बा के मुंह से तो एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा था। मेहरमा ने बहुत कोशिश की कि अपने जख्मों को इनके सामने जाहिर न होने दे, लेकिन इसके जख्म चेहरे, हाथों और बाजुओं पर साफ नजर आ रहे थे। इसकी दादी सास और हाशर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि इसके घर वाले इस बात से वाकिफ हो जाएंगे। मेहरमा किस हालत में है वो अपने बाप से एक बार इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन हाशर ने इसे इन लोगों से कोई बात ही ना करने दी और सीधा इसे कमरे में भेज दिया। वलीमे वाले दिन भी यही हाल था। मेकअप से इसके जख्म छुप तो गए थे, लेकिन इनमें होने वाला दर्द और आंखों से गिरते आंसुओं को छुपा न सके। सारे मेहमान आपस में सरगोशियां करने लगे तो हाशर और इसकी दादी के कानों में भी ये बातें पड़ गई थी कि लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मेहरबान जानती थी कि अब इसकी खैर नहीं। हाशर इस बात का बदला इससे लेगा और यही हुआ। वलीमा खत्म हुआ। जब वो अपने कमरे में लाई गई तो अब हाशर अंधाधुंध किसी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ। इसे इस रात बहुत बुरा मारा, जहां तक के धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया और बाकी की कसर इसकी दादी ने मारकर पूरी की। मेहरमा के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो इस मार को बर्दाश्त कर पाती। रोते हुए वो मौत की दुआएं कर रही थी। जहाँ कोई भी इसका हमदर्द नहीं था, न कोई इस पर तरस खाने को तैयार था। हाशिर के साथ के इसने कितने ख्वाब देखे थे, वो सब टूट के चिकनाचूर हो चुके थे। हाशिर की आंखों में से मोहब्बत तो दूर की बात, एक शनासाई की रमक भी नजर नहीं आई। वो एक दरिंदा बना इस पर हावी हो जाता था और अपनी चाहत पूरी करके इसे किसी टिश्यू पेपर की तरफ फेंक के चला जाता। और हवेली के बाकी फिरौन नमा इंसान बाहर बैठकर इसकी हालत का मजा लिया करते और जोर जोर से कहके लगाया करते। यूं लगता जैसे वो हिमानों के जंगल में आ चुकी है। इसने उठकर वॉशरूम जाना चाहा, लेकिन इसके पाँव में शदीद जख्म थे। वो चल नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पा रही थी। वह मुश्किल खुद को घसीटती वो वॉशरूम तक गई और जब वह वापस आई तो सामने हाशर खड़ा होनहार निगाहों से इसे देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करने की? इस कमरे में मौजूद कोई चीज तुम्हारी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारा नहीं। निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगी यहाँ से? मैं किसी को नहीं जानती हूँ। कहाँ पर? इसने रोते हुए हाशिर से कहा, मेरी बला से तुम जहन्नम में जाओ, कहीं भी जाकर सो जाओ।
बल्कि ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाए वो एकदम से बदल गया था। इसी साथ ये हवेली के पिछले हिस्से में आया। यहाँ सोओगी क्या? इसकी इंतहाई हैरत से हाशर को देखा। हाँ, इस जगह में क्या कमी है? अगर तो मुझे ठीक नहीं लग रही तो मैं थोड़ा और प्रदेश बनवा देता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए मेहरमा की तरफ देखते हुए कहा। मेहरमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो जानवरों के बाड़े में कैसे सोएगी। अगर तुम्हें कोई जगह चाहिए तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है, तुम्हारी औकात के मुताबिक। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चला गया। जी हवेली के पिछले हिस्से में वाहिद दरवाजा था। इसने दरवाजा अंदर से बंद किया था। मेहरमा चाहकर भी अंदर वापस नहीं जा सकती थी। इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बाड़े से इंतहाई गंदी बदबू आ रही थी। अपने घर में भी कभी भी वो जानवरों के बाड़े में नहीं जाती थी। इसे एक खास किस्म की एलर्जी थी, जहाँ वो लेटने का सोच भी नहीं सकती थी। और जानवरों से इसे डर भी बहुत लगता था। इतनी बड़ी बड़ी गायें और बैलें देखकर इसकी हालत खराब हो गई। तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो हाशिर खानजादा, वो चिल्लाते हुए बोली। अंदर खड़ा हाशिर इसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगा। तभी मेहरमा को अंदाजा हुआ कि वो अब तक वहीं खड़ा है, इसकी बेबसी को महसूस कर रहा है। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। आखिर वो कितना जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। वो वहीं दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। सुबह तक वो ऐसे ही बैठी रही। जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। सर्दी से कपकपाती गोया वो अकड़ सी गई। सुबह की सफेदी फैली तो गायें भी खड़ी होना शुरू हो गई। इन्हें खड़ा होता देखा मेहरमा को बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। वो इससे चंद इंच के फासले पर थी। आधे से ज्यादा जानवरों की रस्सियां भी खुली हुई थी। वो जानती थी कि वो इसकी तरफ आएंगी, और मेहरमा इन्हें रोकने का हौसला बिल्कुल भी नहीं रखती थी। इसी वक्त एक मोटी ताजी गाय अपनी जगह से उठी और मेहरमा की तरफ चली आई। इसके सींग देखकर मेहरमा की जान निकल गई। इसने एकदम जोर से चलाना शुरू कर दिया। बाड़े में काम करने वाले शख्स की आंख इसकी चीखों की आवाज से खुल गई। वो भागता हुआ इस तरफ आया। सामने मेहरमा बीबी को देखकर इसकी सिटी गुम हो गई। बीबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हवेली के अंदर ये मामलात से कतई तौर पर नावाकिफ था, इसलिए परेशान हुआ कि कहीं हाशर खानजादा इसे डांट ना पड़ जाए। इसने फौरन से इस गाय को पीछे किया और मेहरमा को साथ लिए दूसरे दरवाजे की तरफ आया। इसे खोलकर इसने मेहर को अंदर भिजवा दिया। मेहर इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थी कि हवेली की एक साइड पर एक दरवाजा और बना हुआ है, वरना वो रात को यहाँ रुकने का सोचती भी नहीं। हवेली के किसी भी कोने में जाकर लेट जाती। जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, दादी की पाटदार आवाज ने इसका इस्तकबाल किया। कहाँ थी तू? रात भर किसके साथ गुलछड़े उड़ा कर आ रही है? इनकी बात सुनते ही मेहरमा के कान की लोएं सुर्ख हो गई। इस तरह का इल्जाम लगना ही बाकी रह गया था। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए चिल्ला उठी। मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मुझ पे कैसा इल्जाम लगा रही हैं आप? इसकी जुबान खुलने की देर थी कि दादी ने पानदान उठाकर इसके मुंह पे दे मारा। लकड़ी का कोना मेहरमा के गाल पे लगा और इसे बुरी तरह से जख्मी कर गया। एक दिलखराश चीख थी जो मेहरमा के हलक से निकली थी। गहरी नींद में सोए हाशिर के दिल एक जोर से धड़का। वो पसीने में शराबूर नींद से उठा, हालांकि ठंड हद से ज्यादा थी, और इस ठंड में भी इसे एकदम पसीना आया था। कुछ लम्हों को इसे समझ नहीं आई, फिर एकदम इसे मेहरमा का ख्याल आया। वो तेजी से भागता नंगी पांव ही नीचे चला आया, जो बाड़े की तरफ जाने का सोच रहा था। इसी वक्त इसकी नजर हवेली के दरवाजे पे खड़ी मेहरमा की तरफ पड़ी, जिसकी गाल पर लकड़ी का टुकड़ा अब भी अटका हुआ था और वो तकलीफ से चला रही थी। दादी अम्मा अपने कमरे में वापस जा चुकी थी। वो तेजी से इसकी तरफ आया और इसकी गाल से वो टुकड़ा खींच के निकाल दिया। इसका बाजू पकड़ कर घसीटते ऊपर ले आया। इस वक्त हाशर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसने मेहरमा को बेड पे बिठाया, दरवाजा बंद किया और फर्स्ट एड एड का बॉक्स निकाला और इसके जख्म साफ करने लगा। मेहरमा बहुत ही हैरत से हाशर की तरफ देख रही थी, जिसका हाथ बहुत ही तेजी से चल रहा था। इसकी मरहम पट्टी करके हाशर ने सामान वापस अपनी जगह पे रखा और एक नजर मेहरमा पर डाली। तुम्हें मैंने बाड़े में सोने को कहा था, तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? मेहरमा के पास देने को कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोश रही। अब तुम मेरे कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, यहीं रहोगे। ये कहकर वो तेजी से वॉशरूम में चला गया। हालांकि रात को इसने खुद ही इसे कमरे से निकाला था और कहा था कि इस कमरे में दोबारा नहीं आना, और अब खुद ही ले आया है। वो हुक्म दे रहा था जहां से निकलना नहीं। कितना अजीब शख्स है ये। मेहरमा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। वो इस शख्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। एकदम से मेहरमा ने अपने हाथ अपने दाएं गाल पे रखा, जहां कुछ देर हाशर ने मरहम लगाया था। एक नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ डाली, जहां बंद हाशर अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हद से ज्यादा धड़क रहा था। अपनी कैफियत समझने से वो बिल्कुल तौर पर
का असर था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसका दिल के साथ क्या हो रहा है। इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। इसने कुछ लम्हे पहले मेहरमा की मरहम पट्टी की थी, जिसे वो तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देना चाहता था। इसके जख्मों पर मरहम क्यों रख रहा था? मैं अपने बाल नोचते हुए वो खुद ही उससे सवाल कर रहा था। फिर वो बाहर आया और मेहरमा की तरफ देखे बिना नीचे चला गया। दादी माँ ने इसे नीचे आते देखा तो नाश्ते के लिए बुलाया, मगर इसने मना कर दिया। इसकी दादी सुबह सवेरे नाश्ता किया करती थी। अभी फजर का वक्त खत्म नहीं हुआ था, वो मस्जिद की तरफ चला गया। जमात हो चुकी थी। इसने एक साइड पर अपने जूते रखे और वजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज पढ़कर वो निकलने ही लगा था, तभी मस्जिद के मौलवी साहब ने इसे आवाज देकर रोक लिया। वो इनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए बिना देरी किए फौरन इनके पास आकर बैठ गया। उन्होंने इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। मैंने इतना उलझा और बेजार सा तुम्हें कभी नहीं देखा। कोई बात हुई है क्या? वो बहुत ही प्यार से इससे पूछ रहे थे। इस पूरे गांव में वाहिद वही थे जो हाशिर खानजादा से सवाल करने की जुर्रत रखते थे। कुछ पल हाशिर सोचता रहा कि इन्हें बताए ना बताए, लेकिन फिर कुछ सोचकर इसने इन्हें सब कुछ बता दिया। अपनी शादी वाले दिन से लेकर अब तक की सारी बातें, जो कुछ इसने मेहरमा के साथ किया था। साथ में इसने ये भी कहा कि वो अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मौलवी साहब ये सुनकर दंग रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हाशिर इतना गिर जाएगा। फिर उन्होंने खुद को संभाला और हाशिर को समझाना शुरू किया। पहली बात ये कि तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था, कोई भी हकीकत नहीं जानता। मैं एक लंबे अरसे से इस कौम में इमाम हूँ और यहाँ फराइज अंजाम दे रहा हूँ। तुम मेरी आंखों के सामने बड़े हुए हो और तुम्हारे खानदान के बारे में मैं भी अच्छे से जानता हूँ। में इस तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं कि तुम्हारे माँ बाप के साथ जो हुआ इसमें मेहरमा के वालिद का हाथ है, लेकिन आज तक कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया। इनकी बात पर हाशिर ने झटके से सर उठाकर इनकी तरफ देखा। हाशिर आज तक इस पहलू पर कभी सोच ही नहीं सका था। इसे इसकी दादी ने जो कहानी सुनाई थी वो इसी पे यकीन करके चला रहा था। देखो बेटा, मान लेते हैं कि तुम्हारे ससुर ने जो कुछ किया था वो गुनहगार थे, लेकिन इसकी सजा तुम मेहरमा बेटी को क्यों दे रहे हो? इसमें इसका क्या कसूर? तुम एक बेगुनाह को सजा देकर खुद भी गुनहगारों जैसे बनते जा रहे हो। फिर वो काफी देर तक हाशिर को समझाते रहे। हाशिर के दिल में लगी गिरें खुलने लगी। इसे एहसास हुआ कि इसने क्या हरकत की है। मेहरमा का इस सब में कोई कसूर नहीं था। वो एक बेकसूर को सजा दे रहा था। उसने जो रवैया इसके साथ अपनाए रखा था, इसे देखते इसे खुद से घिन आ रही थी। इस दिन वो बहुत से फैसले करके मस्जिद से बाहर निकला। हवेली की तरफ बढ़ते इसके कदम हर गुजरते लम्हे के साथ बाहरी होते जा रहे थे। इसमें हिम्मत नहीं थी कि मेहरमा का सामना करे। इसकी आंखों में मौजूद बेबसी और बेशकीनी देखने का हौसला इसके अंदर नहीं था। वो अपने डेरे पे चला आया। वहां पर भी कई घंटे वो ऐसे ही बैठा रहा। रात हुई तो इसका खास मुलाजिम वहां पे आया। साहब, डेरा बंद करने का वक्त हो गया है और दादी जान तब से आपका इंतजार कर रही हैं। हवेली से कई पैगामात भिजवा चुके हैं। अब आप हवेली चले जाएं। इसने अदब से हाशिर को मुखातब किया। तब हाशिर को अंदाजा हुआ कि वक्त कितना ज्यादा बीत चुका है। अपनी जीप की चाबी उठाकर बाहर निकल आया। मुलाजिम ने डेरा बंद किया और हाशिर के साथ जीप में आ बैठा। हाशिर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या हुआ साहब, मैं ड्राइव कर देता हूँ, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। इसने हाशिर की हालत के पेश नजर कहा, जिसका ध्यान कहीं और था। हाशिर चुपचाप ड्राइविंग सीट से उतरकर मुलाजिम ने गाड़ी चलाना शुरू किया और इसे हवेली के बाहर पहुंचकर रोक दिया। हाशिर को अंदाजा नहीं हुआ कि वो लोग हवेली के बाहर पहुंच चुके हैं। साहब, हवेली आ गई, इसने अदब से कहा और चौंक कर फौरन से जीप से नीचे उतरा। गार्ड ने इसे देखते ही हवेली का दरवाजा खोल दिया। दादी जान अब तक इसके इंतजार में जाग रही थी। इसे अंदर आते देखा तो फौरन से कहने लगी, कहाँ चले गए थे? पूरे दिन तुम घर वापस नहीं आए। पीछे तुम्हारी बीवी के अलग नाटक है। कमरे में बंद है, वहां से निकल ही नहीं रही। हाशिर ने दादी जान से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आप भी जाकर सो जाए। इतनी देर तक मत जागे। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें कहो तो डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ। नहीं, बस सर में दर्द है, दवा लेकर सो जाऊंगा। वो इन्हें टालता ऊपर चला आया। अबीजान की तेज नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया। कुछ तो था जो इनसे छुपा रहा था। फिर वो बिना सवाल किए अपने कमरे में चली गई। हाशिर कमरे में आया तो मेहरमा सोफे में दबकी सो रही थी। दरवाजा बंद करके इसके करीब आकर बैठ गया। कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। वो चुपचाप इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो बहुत ज्यादा मासूम थी। इसकी गाल पर जख्म का निशान अब भी था, जहां इसने मरहम लगाया था। शायद अब वो सूख चुका था। हाशर ने लर्जती उंगलियों इसकी गाल पर रखी तो मेहरमा नींद से कसमसाई। अपनी आंखें खोली तो अपने सामने हाशर को बैठे देखा। एकदम डर से वो उठकर बैठ गई। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अभी फौरन जा रही हूँ, गड़बड़ा कर कहती वो अपनी जगह से उठी और अपनी चादर संभालते वहां से निकलने लगी।
इससे पहले कि वो बाहर निकलती, हाशिर ने हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। महरमा हैरत भरी नजरों से हाशिर की तरफ देख रही थी। आज इन्हें क्या हो गया? हाशिर चुपचाप इसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ लाया और इसे खुद से कुछ फैसले पर बैठा दिया। जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक पल को भी नहीं सोचा कि तुम कसूरवार नहीं। मैं इस बदले की आग में अंधा हो चुका था। दादी जान ने जो कहा वो करता गया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गिर गया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गिराने के चक्कर में। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कहते हुए इसने मेहरमा के सामने हाथ जोड़ दिए। मेहरमा फटी फटी आंखों से इसकी तरफ देखने लगी। क्या ये वाकई में सच है या फिर एक नई ट्रिक, एक नया झूठ? वो फैसला नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस वक्त हाशिर की आंखों से गिरते आंसुओं ने इसे एकदम से होश दिलाया। वो शख्स वाकई में रो रहा था और इससे माफी मांग रहा था। मेहरमा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी बेख्तियार होकर इसने दोनों हाथ थाम लिए। जो मुझसे माफी मत मांगे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। हाशर ने झटके से सर उठाकर इसे देखा, जो इसकी इतनी नफरत बर्दाश्त करने के बाद भी इसे बेकसूर कह रही थी। मैं वादा करता हूँ आज से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ये कहते इसने मेहरमा को अपने साथ लगा लिया। मेहरमा अब इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर इसे यकीन करना पड़ा। हाशर ने इसे तकलीफ पहुंचाना छोड़ दिया। इसने मेहरमा को सख्ती से हदायत की कि वो कमरे में ही रहे और इसकी गैर मौजूदगी में कमरे से बाहर ना निकले। जब भी वो घर से बाहर जाता तो कमरे को लॉक कर जाता और चाबी अपने पास रखता। वो नहीं चाहता था कि इसकी गैर मौजूदगी में दादी इसके कमरे में जाए और मेहरमा पर कोई जुल्म करे। इसने दादी से भी कह दिया कि ये इसके लिए कैद तन्हाई है और इसकी सबसे बुरी सजा है। दादी खुश हो गई कि वो अब इस पर जुल्म कर रहा है। इन्हें दिखाने के लिए वो मेहरमा से कहता, तुम चीखे मारो ताकि दादी को लगे मैं तुम्हें मार रहा हूँ। जब वो बाहर निकलता तो इसके हाथ में बेल्ट होता। दादी अपने पोते को ऐसे देखकर खुशी से फूले न समाती थी। इन दिनों हाशर एक नए काम पे लग गया था। वो बिना किसी को इत्तला दिए चुपचाप छोटी हवेली चला आया, जहाँ मेहरमा के वालिदैन रहते थे। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हाशर को नहीं पता था। वो हाशर की माँ बाप से मिला। वो इसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। हाशर ने इनसे भी माफी मांगी और इनसे कहा कि हकीकत जानना चाहता हूँ, आखिर क्या हुआ था। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और इसे जो कुछ बताया वो सुनकर हाशिर के रोंगटे खड़े हो गए। और जो कुछ इसकी दादी ने बताया था वो सब झूठ निकला। इसने और भी बहुत से लोगों से पता करवाया, तो जो कुछ मेहरमा के बाप ने बताया था वो बिल्कुल सच था। हाशिर के माँ बाप की वफात इसके बचपन में हुई थी। इस वक्त वो सिर्फ 6 साल का था। इसकी माँ की मौत जहर की वजह से हुई थी, लेकिन इसकी दादी का कहना था कि इसकी माँ ने खुद ही अपने आप को जहर दे दिया और इसकी वजह मेहरमा का बाप था, जो इसके साथ ज्यादती करना चाहता था। यही कहानी इसकी दादी ने बचपन से इसके दिमाग में बैठाई हुई थी, लेकिन अब जाकर इसे पता चला कि ये सब तो इसकी दादी ने खुद किया था और इसकी दादी से सख्त नफरत करती थी। और इसी गम में इसके अब्बा की भी मौत हो गई। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। जब इसकी ऐसी मौत देखी तो खुद को संभाल न सके और हार्ट अटैक से मौत का शिकार हो गए। बहुत से ऐसे सवालात थे जिनके जवाब अब हाशिर को मिल रहे थे। दरअसल हाशिर के दादा ने 2 शादियां की थी। इनकी पहली बीवी से इनकी एक ही औलाद थी और वो थी शाहबानो, जो हाशिर की वालदा थी। अपनी पहली बीवी की वफात के बाद जब उन्होंने हाशिर की दादी से शादी की तो इनसे कोई औलाद नहीं हुई, बल्कि हाशिर के वालिद इसकी दादी के बेटे थे, जो कि इसके पहले शोर से थे। दादी इस तेरी बेटी को बर्दाश्त न कर सकी, इसका जीना हराम किया। लेकिन जब शादी की बात हुई तो इसके दादा ने अपनी बेटी की शादी हाशिर के बाप से तय करने का फैसला किया। क्योंकि दोनों के माँ बाप अलग थे, इसलिए इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं थी। मगर दादी को जो बात पसंद आई, वो अपनी सौतन की बेटी को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन वो जानती थी कि अगर अपने बेटे से शादी ना करवाई तो शाह बानो के हिस्से की सारी जायदाद किसी और के पास चली जाएगी। और इस हवेली के लालच में उन्होंने अपने बेटे की शादी शाह बानो से करवा दी। इनका बेटा पहले ही शाह बानो को पसंद करता था और शादी के बाद और ज्यादा मोहब्बत करने लगा। शाह बानो अक्सर ही छोटी हवेली जाती थी, जो कि मेहरमा के वालिद साहब शाबानो के दूर के रिश्तेदार भी थे। इसलिए अक्सर वहां शाबानो का आना जाना लगा रहता था। इस बात को लेकर दादी ने अपने बेटे को भड़काना शुरू कर दिया, लेकिन ये चीज भी काम ना आई तो उन्होंने एक पुरानी मुलाजमा को लालच देकर शाबानो के खाने में जहर मलवा दिया। जो इसकी माँ इसकी दादी की साजिश की वजह से इस दुनिया से चली गई। इसकी दादी ने एक अच्छी साजिश रचाई थी, लेकिन इन्हें अपने बेटे से भी हाथ धोने पड़े। और फिर एक लंबे अरसे तक उन्होंने हाशिर के दिल में शदीद तरीन नफरत पैदा कर दी और इसे ये बावर कराया कि इसका असल मुजरम मेहरमा का बाप है। वो दोनों का रिश्ता करवा दिया। मेहरमा का बाप पहले ये रिश्ता नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि शायद बड़ी हवेली वाले आपस के तलकात बेहतर करना चाहते हैं। वो वैसे भी हाशिर को पसंद करते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को इसके सुपुर्द कर दिया।
ये जाने बिना कि वो इसकी बेटी के साथ कैसा सलूक करने वाला है। हाशिर इस मुलाजमा के पास भी गया था, जो अब गांव के एक कोने में छोटी सी कुटिया में रहती थी, और इसने भी इन तमाम बातों की तस्दीक की थी। इसने चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी दादी इतना घिर सकती है। सारा खेल उन्होंने रचाया और इल्जाम मेहरमा के बाप पे डाल दिया। इस दिन वो हवेली वापस नहीं आया। वो दादी माँ की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। लेकिन फिर मार माँ का ख्याल इसे अगले दिन सुबह वो घर वापस आया। आज फिर इसने वही काम किया। मेहर माँ को चीखने का कहा। जब बाहर आया तो दादी इसे शाबाशी देने लगी। इसने एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजा ली। दादी का मकरू चेहरा देखने की हिम्मत इसमें अब नहीं रही थी। बेटा, अब तुम इसे तलाक दे दो। हमारा मकसद पूरा हो गया। मैं इस मनहूसमारी को अपने घर में नहीं रख सकती, जिसने तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसकी बात सुनते ही हाशिर सुन रह गया। कभी भी मेहर माँ को तलाक देने का सोच नहीं सकता था। वो अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता था। इसे हैरत इस बात से हो रही थी कि दादी इतना सब करने के बाद इतने आराम से कैसे जी रही हैं। अगर वो इनके सके बेटे की औलाद ना होता तो न जाने इसके साथ क्या कुछ कर लेती। लेकिन वो इनका अपना खून था, इसलिए इसके साथ मोहब्बत और प्यार से रहती थी। तभी एकदम हाशिर जोर से चिल्लाया, और कितना आप झूठ बोलेंगी और कितना मुझे भड़काएंगी दादी। इसका ये रूप देखकर हैरान रह गई कि आखिर इसे क्या हो गया, ये किस तरह से बात क्यों कर रहा है। फिर हाशिर ने चलाते हुए इन्हें एक एक बात बता दी कि वो इनकी सारी हकीकत अब जान चुका है। ये सुनते ही इनका चेहरा स्याह पड़ गया। पूरी हवेली वहां जमा हो गई थी और इनके काले करतूतों से अब वाकिफ हो गए थे। सब इन पर थू थू कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी दिखने वाली दादी का असल चेहरा इतना गंदा है। आपने मेरी माँ को मारा है। आप बताएं, मैं आपको क्या सजा दूं? हाँ, मैंने मारा तुम्हारी माँ को, क्योंकि मुझे इससे शदीद तरीन नफरत है। इसने मुझसे मेरा बेटा दूर किया, इसे पागल बना दिया। वो मेरी सौतन की बेटी थी, मैं इसे कैसे कबूल करती? वो जोर से चलाई। अब भी इन्हें कोई नदामत नहीं थी अपने किए पर। वो अपने इस काम पे फख्र कर रही थी। हाशिर को हैरत हुई कि किस तरह का दिल है इनका। इनका शायद पत्थर का था, जो इन्हें अब भी कोई अफसोस नहीं था। अपनी नफरत और बुग़्ज़ में वो इतना घिर चुकी थी कि कहीं ज़िंदगियाँ बर्बाद करके भी मज़े में इस बात को कबूल कर रही थी। पछता भी नहीं रही थी। इस दिन के बाद से हाशिर ने अपनी दादी से बात करना छोड़ दी। वो इन्हें मुखातब करना तो दूर की बात, देखना तक गवारा नहीं करता था। एक दिन वो इनके पास आया और कुछ कागज़ इन्हें थमाए। इस हवेली के लिए आपने सब कुछ किया था ना? अब ये हवेली आपकी, लेकिन आपका ये पोता आपका नहीं। मैं आपको अब कभी भी नजर नहीं आऊंगा। आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगी। यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। मैं मेहरमा को यहाँ से लेकर दूर जा रहा हूँ, कभी वापस न लौटने के लिए। इस बड़ी सी हवेली के दर दीवार में अकेले रहीं। ये कहते वो मेहरमा को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। दादी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इन्हें छोड़कर जा रहा है। वो जोर से चिल्लाते और पुकारने लगी, मुझे यूं छोड़कर मत जाओ। बुढ़ापे में मैं अकेले कैसे रहूंगी? लेकिन हाशर ने इसकी किसी बात पर ध्यान न दिया। वो अब इनके चुंगल से में नहीं फंसना चाहता था। मेहर माँ को साथ लेकर वो शहर चला आया, जहाँ इसका एक बंगला था। गांव की जमीनें अब भी हाशिर के नाम थी। वो इन्हें इसने खास मुलाजिम के सुपुर्द कर आया था, जो इसका बहुत वफादार था। हाशिर को अब इस पर मुकम्मल भरोसा था। हवेली में दादी की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही थी। वो हाशिर को छोड़ जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन शदीद गुस्से में वो छेटी हवेली चली आई। इनकी इस अचानक आमद पर सब हैरान रह गए। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर सबको जमा कर लिया। यही हकीकत है तुम लोगों की। पहले मेरा बेटा दूर किया मुझसे, और अब मेरा पोता छीन लिया। कहाँ है तुम्हारी डायन बेटी? इसने मेरा पोता मुझसे दूर कर दिया। हमेशा की तरह वो खुद को बरी इल्जामा करार देते हुए दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रही थी। इन्हें असल हकीकत पहले ही गांव वालों के सामने खुल चुकी थी, इसलिए सब इन्हें बहुत ही हकारत से देख रहे थे। इनके असल चेहरे से जो वाकिफ थे। मेहरमा के वालिद आगे बढ़े, मेरे घर से निकल जाए। मैंने खुद पर आपके इल्जामात बर्दाश्त कर लिए थे, मगर अपनी बेटी को कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। डायन मेरी बेटी नहीं, आप है, जिसने अपनी ही औलाद की जिंदगी बर्बाद की, और इस पर कोई अफसोस भी नहीं। अपने बेटे को आपने खुद मौत के मुंह में पहुंचाया। घिन आती है आपसे, चलाकर कहते हुए उन्होंने हवेली का दरवाजा इनके मुंह पे बंद किया था। वो अभी इस औरत को दूसरा मौका देकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करवाना चाहते थे। दादी पागलों की तरह हवेली की खाली दरो दीवार पर पूरा दिन सर पटकती, अपने बेटे और पोते को याद करती रहती। ये वो फल था जिसका बीज उन्होंने खुद अपने लिए बोया था। हवेली की मुलाजमीन अब आस्ता आस्ता हवेली को छोड़कर जा चुके थे। कोई भी एक पागल औरत की देखभाल नहीं करना चाहता था, जो हर वक्त कुछ भी उठाकर इनके सरों पे मार देती थी। हवेली अब पूरी सुनसान पड़ चुकी थी।
शहर में महरमा हाशिर के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही थी। कभी कभी इसके अब्बा इससे मिलने शहर भी चले आते थे। महरमा को खुश देखकर वो अपने सारे दुख भूल जाते। कुछ अरसे बाद महर को खबर मिली कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर महर और हाशिर की खुशी की इंतहा न रही। इनकी फैमिली अब मुकम्मल होने जा रही थी। महर के चेहरे पे छाई ममता हाशिर को इसका दीवाना बना रही थी। हाशिर जहाँ एक बिजनेस शुरू कर चुका था, मगर इन तमाम मसरूफियात के